कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। और पहला चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका था गर्मी की छुट्टियों से पहले, और बीच में क्लासेस रुकी हुई थी छुट्टियों की वजह से। अब आज से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके थे, उसमें आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, उसकी दिशा और बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, अब जो दूसरा चैप्टर है वो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को समझ लेते हैं। तो पहले चैप्टर में आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भाई? जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अनवरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, और अगर उनके बीच की दूरी असमान होती है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? असमान होता है। तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होता है? एक तरह से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, ये एक वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, एक वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को ले लें। ठीक है, किसी पृष्ठ की हम कल्पना कर लें। ठीक है, मान लेते हैं कि ये काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल a है। ठीक, ये क्षेत्रफल a है इसका। ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। ठीक, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए आप क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में जब आप क्षेत्रफल को पढ़ेंगे तो इससे पहले आपने क्षेत्रफल को एक अदिश राशि पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्षेत्रफल को किसी भी बिंदु के सापेक्ष पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्षेत्रफल एक सदिश राशि होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा क्या होगी? जिस बिंदु के सापेक्ष आप क्षेत्रफल को ले रहे हैं उस बिंदु से उस क्षेत्रफल के मध्य बिंदु को, या आप जहां पे भी किसी चीज का मान ज्ञात करना चाहते हैं, उस क्षेत्रफल के लंबवत जिस बिंदु से ले रहे हैं उस क्षेत्रफल के लंबवत रेखा होगी जो उसके पृष्ठ से होकर जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गोला है ये, तो गोले के केंद्र से क्या होगा? जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या होगी? केंद्र से पृष्ठ के लंबवत रेखा होगी। जो केंद्र से पृष्ठ के लंबवत रेखा होगी वही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, या क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं गोलीय पृष्ठ है, ये गोला है, तो यहाँ इसके किसी भाग पर अगर आप सदिश वेक्टर निकालें, देखिए ये चीज, इसका क्षेत्रफल पूरे का a है। मान लीजिए यहाँ पे आपने बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया। ये क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। तो अगर इस dA का सदिश आप देखेंगे तो dA का जो सदिश होगा वो इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के सीध में होगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इस dA के लंबवत होगा। देखिए, ये जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है भाई? लंबवत होती है ना पृष्ठ के। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ये से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? तो क्षेत्रफल वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो कहीं पे भी क्षेत्रफल वेक्टर निकालना है तो उस क्षेत्रफल के लंबवत रेखा खींच दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ A रखा गया है। ठीक है, तो हमें इस पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है, क्या होती है? किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है, याद रखिएगा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या नहीं होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पृष्ठ से पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और बल रेखाओं की संख्या अगर कम है तो फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। ठीक,
अब आप इसका मान कैसे निकालेंगे, आंकिक मान कैसे निकालेंगे? तो जो वैद्युत क्षेत्र का जो आंकिक मान होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम माप कर लेंगे कि कितनी बल रेखाएं यहां से पास हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके एक छोटे भाग को ले लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा भाग ले लेंगे डीए, ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग डीए ले लेंगे और इससे पास होने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या की माप को निकाल लेंगे और फिर उस पूरे को इस छोटे वाले भाग को इस पूरे क्षेत्रफल में हम समाकलित कर देंगे, तो इस पूरे से पास होने वाला फ्लक्स निकल आएगा। क्योंकि हमने आपको बताया भाई, जहां पे भी हम भौतिक राशियों का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र हमने समान लिया है, जहां पे असमान वैद्युत क्षेत्र होगा तो आप वहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले छोटे भाग का निकालेंगे, फिर उस असमान क्षेत्रफल में उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग डीए लेते हैं, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है, ठीक है, डीए मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है, और इस क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्रफल से जो पास होने वाला फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इस भाग से पास होने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे तो भाई सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो पास होने वाला फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा, तो डी फाई ई बराबर, डी फाई ई का मतलब क्या होता है, देखिए हम फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किसी भी पृष्ठ से पास होने वाले फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लेते हैं इस पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, फाई ई है। तो इस पूरे फाई ई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स अर्थात डी फाई ई निकाल लेंगे। तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए के बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है कि किसी पृष्ठ से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये क्षेत्रफल जो है इस तरह से रखा हुआ है, देखिए हाँ, अब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमने आपको बताया है वो क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है, इधर की दिशा में है, ठीक है, और क्षेत्रफल पर जो लंब खींचा गया है वो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। ये जो है ये वेक्टर डीए है, ठीक है, ये वेक्टर डीए है, ये इस पर खींचा गया लंब है, क्षेत्रफल पर खींचा गया लंब ये क्या है, डीए है। ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इसके बीच का कोण मान लीजिए क्या है, थीटा है, ये थीटा है, दिखाई दे रहा है। ये थीटा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए ई डॉट डी ए, अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई, अच्छा देखिए अभी आप ये तो हो गया सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, और पूरे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे से पास होने वाला फ्लक्स अगर आप निकालेंगे, अभी आप इसे रहने दीजिए, पहले आप पूरे से निकाल लीजिए, पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा, तो पूरे क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, फाई ई, मान लेते हैं फाई ई पास होगा। वो फाई क्या हो जाएगा, जितना फ्लक्स इस छोटे वाले से पास हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां पे, पूरे इस क्षेत्रफल पे, ठीक है। तो आप इतने को इंटीग्रेट कर दीजिए, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां तक, इस पूरे क्षेत्रफल में। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ओवर एरिया ए, ठीक है। इस पूरे क्षेत्रफल पर आपने ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डॉट डी ए को आप लिख सकते हैं क्या, अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो आप क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई तो समान वैद्युत क्षेत्र है, ये बाहर आ जाएगा,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहां से ये ई बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बचा यहाँ पे डी ए ओवर ए। अब डी ए का आप इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे क्षेत्रफल पे, तो इसको अगर आप बड़ा कर देंगे इस पूरे क्षेत्रफल में, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर ही तो हो जाएगा। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसका मान पूरे का मान ए के बराबर हो जाएगा इंटू ए। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए के। बात समझ में आई? तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है समझ लीजिए, थीटा क्या है, क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर पर खींचे गए लंब तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर की दिशा के बीच का कोण है। ठीक, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, पृष्ठ पर खींचे गए लंब तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर खींचा गया लंब और इसके बीच का कोण है। ठीक, तो यहां पे फाई का मान क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां तक पढ़ चुके हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब के बीच का कोण है। अब यहाँ पे देखिए, थीटा के मान अगर अलग अलग हो जाए तो फ्लक्स का मान क्या होगा। पहले केस में अगर देख लीजिए, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और समतल पृष्ठ इसके लंबवत हो जाए, ऐसे हो जाए कि इसके लंबवत है, ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र दिशा में अगर पृष्ठ ऐसे है तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब की दिशा क्या होगी भाई, वो भी इस दिशा में हो जाएगी। तो पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई ना। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए, अगर पृष्ठ ऐसा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, अगर पृष्ठ समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। तो कॉस 0 का मान 1, तो फाई ई बराबर किसके हो जाएगा, ई ए। दूसरा केस, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अब देखिए यहां पे ऐसा केस हो जाए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इसी दिशा में पृष्ठ भी हो जाए, मतलब पृष्ठ अब लंबवत ना होकर के ऐसे हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाए। तो इस पे खींचे गए लंब की दिशा क्या होगी, देखिए ये इधर की दिशा में होगी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर है। तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो गया, 0। तो अगर पृष्ठ जो है समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अब देखिए समांतर है तो क्या इससे कोई फ्लक्स रेखा पास होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा पास होगी, नहीं पास होगी ना भाई। इधर की तरफ ये भी जा रही है और इसी के समांतर रख दिया गया है, तो इससे पास कोई रेखा होगी ही नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अगर क्षेत्र पृष्ठ लंबवत रखा गया है तो फ्लक्स का मान ये होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम फ्लक्स कब पास होगा? जब पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, और न्यूनतम कब पास होगा? जब पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए। ठीक है, तो ये हो गया, आज आपने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।